वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। देख ही सकते हो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क का क्वेश्चन। मतलब सीधे सीधे अगर सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात की जाए, 12th बोर्ड के बारे में बात की जाए, तो सेक्शन सी जो 3 मार्कर का है पूरा का पूरा यही डिस्कशन होगा। वापस बोर्ड वालों का भरोसा है नहीं। क्यों? क्योंकि 3 मार्कर को तोड़ के वो 2 मार्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मार्कर को जोड़ के 1 मार्कर का एक क्वेश्चन लिया 3 मार्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन का कोई एक सब पार्ट ले लिया और उठा के डाल दिया केस स्टडी में। तो अपन को सारे क्वेश्चंस करने और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। और ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जैसे हो गई तुम्हारी सीयूईटी, आईआईटी, नीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अच्छा, डिस्कशन करने से पहले हमारा तरीका क्या है? कीवर्ड को करना है हमको अंडरलाइन। कीवर्ड को अंडरलाइन करके वापस रिवीजन की है सक्सेसफुल होने का। मतलब अगर मार्क्स चाहते हो कि तुम्हारे मैक्सिमम आए एग्जाम में, तो प्लीज रिवाइज करो। ऐसा मत करो कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ने के लिए बैठो, कुछ याद नहीं होगा। रोज रोज रेगुलर बेसिस पे एक ही घंटा पढ़ो, पर रोज पढ़ो और उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो। संडेज को तो महा रिवीजन का दिन रखा करो, और ये जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे तुम्हारा रिवीजन साथ ब साथ साइमल्टेनियसली होता रहेगा। तो क्या करना है हमको? क्वेश्चन में कीवर्ड को करना अंडरलाइन। जैसे ही अंडरलाइन करोगे 1 मिनट का यूज करो। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, नोट्स ओपन करके रखो, बुक ओपन करके रखो, सारी चीजें लोकेट करो, याद करो, मेमोराइज करो, रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। ये तरीका तुमको कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन दिलाएगा, और मैक्सिमम रिवीजन के साथ तुमको ये समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कौन सा ऐड हो सकता है। मतलब सीधे सीधे तुम क्वेश्चन फ्रेम करने की कैपेसिटी बना रहे हो। अगर एक बार क्वेश्चन फ्रेम करने की कैपेसिटी आ गई, फिर तो भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमको पता है सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेंशन द नेम एंड रोल ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल। पूछा जा रहा है नेम बताओ, किसका नेम बताओ, हार्मोन्स के नेम बताओ, और रोल बताओ हर हार्मोन का जो इन्वॉल्व है किसमें, रेगुलेशन में, किसकी, गैमीट की फॉर्मेशन में, मेल में। अब अगर याद होगा तुम्हारी बुक में मेल का भी दिया हुआ है, फीमेल का भी दिया हुआ है। ठीक है, आधी जगह तक, मतलब जब तक हार्मोन हाइपोथैलेमस से, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वहां से तो एक ही हार्मोन निकलता है, दोनों में कॉमन मेल हो या फीमेल हो। क्या नाम है उसका? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, दोनों में सेम ही निकला। अच्छा, निकला कहां पे? वापस ब्लड में निकला। ब्लड घूमते घूमते कहां पहुंचा? बस नीचे जो अगला स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं हम? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि वो बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पिट्यूटरी को करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी है? तुम्हारे 11th की बुक के आखिरी चैप्टर में लिखी हुई है। ठीक, चलो, तो पिट्यूटरी के पास रिसीव हुआ सिग्नल। सपोज करो पिट्यूटरी है पिट्यूटरी है तुम्हारा हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कौन हुआ? तुम्हारा हाइपोथैलेमस। ठीक, इन्फॉर्मेशन आई, GnRH ने नॉक किया पिट्यूटरी को, भैया तो नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि जो गैमीट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस फॉर्म में आया इन्फॉर्मेशन? GnRH। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, एक काम करते, यही ऑर्डर अपन जो करेक्ट लोकेशन है जहां पे गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि मेल्स में टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और फीमेल में oogenesis ओवरी में होगी, वहां तक पहुंचा देते हैं। तो उसने काउंटर में 2 हार्मोन रिलीज किए। अब ये दोनों हार्मोन मेल एंड फीमेल में सेम है। कौन कौन से? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दोनों में कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अब जो FSH है जिसका नाम ही है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, तो मेल्स में ये क्या करेगा? जैसे अब ये दोनों हार्मोन निकले, ठीक है, अब वापस बारी बारी से निकलते, इकट्ठे दोनों दिन रिलीज होते, तो बारी बारी से निकले। ठीक है, कहाँ निकलेंगे? वापस हार्मोन से। तो हार्मोन्स ट्रैवल करती हैं किस फॉर्म में, मतलब किस मीडियम के थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में निकले, वही ब्लड सर्कुलेट होते थे, घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? ओवरीज में पहुंचा फीमेल में, मेल्स में पहुंचा
टेस्टिस में, वहां पे बोला भैया मैं एफएस, तो टेस्टिस में एफएसएच पहुंचा, याद करो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक पहुंच गया, वहां तक कहानी पहुंच गई। उसके बाद जो एफएसएच है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने बोला बॉस स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करनी है तो सर्टोली सेल को जगाओ, बोलो चलो स्टार्ट करो न्यूट्रिशन का काम, और साथ में जो स्पर्मेटोगोनियम है यानी कि स्पर्म मदर सेल, बोलो उसको कि क्या स्टार्ट करो, आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट करो या मैच्योरेशन स्टार्ट करो। वापस मेल्स में मैच्योरेशन बोलना सही नहीं है, डेवलपमेंट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही है ना कहानी, मेल्स में तो स्क्रैच से स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, बट oogenesis की आधी oogenesis ऑलरेडी हो चुकी रहती है जब वो फीमेल खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी मम्मी की वूम में रहती है। याद आया, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा, वहां पे पहुंचा, अब कहानी किसकी पूछी है, मेल्स की, तो चलो मेल्स पे पहले फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे पहुंचा मेल्स के पास, तो किसको बोला एफएसएच ने, किसको हिला के बोला भैया कि उठो उठो, किसको उठो, सर्टोली सेल को स्टार्ट करो, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो हम बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल है, वो पहले डिवाइड करेगी थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस में वो सेल जैसे ही साइज में बड़ी हो गई, डिवाइड करती गई, खाते पीते गई, ग्रो होती चली गई, मोटे हो गई, है ना, जैसे सेल का साइज इंक्रीज हो गया, सेल का साइज जैसे इंक्रीज हो गया, हमने नाम चेंज कर दिया, बोल दिया ये भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेगी रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि 2n का एन बनाएगी, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड बनाएगी, और जैसे ही चेंज हुआ तो हमने बोल दिया चलो इसका नाम चेंज करते हैं और बोलते हैं इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो ये सब कुछ जो ये प्रोसेस है ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, वही एफएसएच। ठीक, अच्छा अब बोलोगे मैम फिर एलएच क्या करेगा, एलएच भी करेगा ना, रुक जाओ। एलएच निकला वापस एंटीरियर पिट्यूटरी से, निकला ब्लड में, घूमते घूमते पहुंचा टेस्टिस के पास। टेस्टिस के पास भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो दो सेल्स के बीच के सेल्स है जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल बोलते हैं, उनको बोला नॉक नॉक, अगला हार्मोन निकालो जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो ये फर्दर की डेवलपमेंट में, फर्दर की प्रोसेस में हेल्प करेगा, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यही उन्होंने पूछा, यही पूरी कहानी पूछी है कि बताओ कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं किसमें, गैमेट फॉर्मेशन में। अब याद रखना, गैमेट फॉर्मेशन की जगह वो वर्ड लिख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, और लिख सकते हैं किसमें, मेल्स में। ठीक, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे तो बहुत स्पेसिफिक एक ही हार्मोन पे कहानी आ जाएगी, वो पूरा बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, तो उसमें तुम्हें हार्मोन लिखने भी है, उनके फंक्शंस भी लिखने हैं। चलो देख लेते हैं आंसर। अच्छा रुक जाओ, अब रिवाइज ही कर रहे हैं, तो आंसर ये तो कहानी पूरी मेल की हो जाएगी। जल्दी बताओ फीमेल में क्या होगा, वही एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, ब्लड में गया, घूमते घूमते ओवरी के पास पहुंचा, ओवरी के पास जैसे वहां किसको स्टिमुलेट किया था, स्पर्मेटोगोनियम में, गोनियम को, है ना, स्पर्म मदर सेल, यहाँ पे किसको स्टिमुलेट करेगा, ओवम मदर सेल को, वापस वही कहानी। अब पर ये सब कहानी कब हो रही है, देखो समझो बात को, स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रिगर ही हो रहा है, स्क्रैच से स्टार्ट ही हो रहा है जब वो जो बॉय है वो अपनी प्यूबर्टी हिट कर रहा है। ठीक, पर ये कहानी जो oogenesis की मियोसिस 1 तक की कहानी कहाँ हो रही है, हम बोल सकते हैं उसके जब वो खुद फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी मदर के वूम में, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। तो वहां भी वही सेम चीज होगी, माइटोसिस होगा, साइज इंक्रीज होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, वो मियोसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन, 2n का n बनाएगा, पर यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी और एक पोलर बॉडी रिलीज होगी जो डिग्रेड हो जाएगी। पर मेल्स में एक स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट होता है 4 स्पर्म, बट एक oogenesis का रिजल्ट होता है 1 ओवम और साथ में 2 पोलर बॉडी। ये याद रखना है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक, चलो आगे। अच्छा फिर बोलोगे मैम एलएच क्या करेगा फीमेल में, अरे याद करो एफएसएच ने क्या किया प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एलएच आया, उसने बोला मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम रखा हुआ है, रिलीज करो उसको, बस। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है किया, ओव्यूलेशन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ओव्यूलेशन का रिजल्ट, ओव्यूलेशन रिजल्ट है एलएच का, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, पूछा गया है मेल्स के बारे में, तो चलो देख लेते हैं मेल्स की कहानी। तो जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस को और टू सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन। ठीक, वापस कहां का, एंटीरियर पिट्यूटरी का निकला, जीएनआरएच कहां से, हाइपोथैलेमस से, किसके ऊपर एक्शन किया, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन किया। ठीक, उसके बदले में क्या निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन निकाले, एक को बोलते हैं एफएसएच, दूसरे को बोलते हैं एलएच। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है,
घबराओ मत, उसी के दूसरे नाम लिखे हुए हैं। तो FSH जो तुम्हारी बुक में लिखा है ऑब्लिक करके लिखो, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिर्फ GF की जगह G लिखा हुआ है, तो F है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, G मतलब गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, क्या कर रहा है सर्टोली, देखो वहां पे भी मैंने बोला था FSH किस पे काम कर रहा है, सर्टोली सेल के पास, बोल रहा है चलो स्पर्मेटोगोनियम को कहानी शुरू करो, तो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया ताकि वो फैक्टर रिलीज करेगा जो हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्योंकि याद करो सर्टोली सेल क्या है, नर्व सेल है जिनका काम ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये पूरी प्रोसेस में। ठीक, अच्छा दूसरा कौन सा लिखना है, बोलोगे मैम LH, पर यहाँ तो कुछ और लिखा है। अच्छा मैंने कहा था LH किसके ऊपर काम करता है, जल्दी बताओ, तो बोलोगे मैम आपने तो इंटरस्टिशियल सेल बोला था, बस वही हार्मोन का नाम लिखा है, इंटरस्टिशियल सेल, आई इंटरस्टिशियल, सी सेल्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन या भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, किसके ऊपर काम कर रहा है, लिडिक सेल के ऊपर या इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर, कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करो, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करो। टेस्टोस्टेरॉन का दूसरा नाम तो बोलोगे टेस्टिकुलर हार्मोन, ये भी बोलते हैं, एक और नाम एंड्रोजन। ठीक है, तो नाम मत भूलना, ये नाम को ही कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूव करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3 of the steps of neuroendocrine mechanism is in respect of parturition are mentioned below। वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। पार्चुरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आगे की कहानी तो बात की बात है। पार्चुरेशन मतलब वो एक्ट ऑफ डिलीवरिंग द बेबी थ्रू बर्थ कैनाल आफ्टर द कंप्लीट टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड, मतलब 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड हो गया, ये नॉर्मल डिलीवरी है ना। नहीं तो बोलेगी मैम प्री मेच्योर बेबी तो होते हैं, तो प्री मेच्योर एबनॉर्मलिटी है एक टाइप की, नॉर्मल चीज नहीं है। ह्यूमन में जो जेस्टेशन पीरियड है मतलब प्रेगनेंसी पीरियड है वो 9 मंथ्स का है, उसके बाद ही पूरा बेबी डेवलप होके बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है। वापस वहाँ पे 2 हार्मोन ट्रिगर होते हैं, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, तब जाके जो पेल्विक मसल्स है वो लूज होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक, और फिर बेबी बाहर आता है। पर वापस ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का भी इंस्ट्रक्शन वो खुद फीटस, डेवलप फीटस खुद देता है मम्मी को कि अरे मम्मी हो चुके डेवलप, बाहर निकलना है हमको। कुछ कहानी आई समझ में, और यही कहानी आप पूछ रहे हैं कि बोलोगे मैम ऐसे कैसे पूछ रहे, नहीं समझ में। क्या लिखा है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के रिस्पेक्ट में बताओ कि ये कहानी शुरू से शुरुआत कैसे हुई। तुम्हारी बुक में थोड़ा सा ऐसे डिसअरेंज करके लिखा हुआ है यहाँ वहाँ, ये पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ भर भी दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसके भी और इसके आंसर्स के भी। ठीक है, और एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, एज इट इज पूछ लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, मिसिंग स्टेप्स लिखनी है, प्रॉपर सीक्वेंस। तो पहला स्टेप कहां से स्टार्ट होता है, सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। याद करो तुमने प्लेसेंटा, जब हमने 2 मार्कर क्वेश्चन पढ़े थे तो वहां पे क्वेश्चन में से प्लेसेंटा पूछा था, मैंने तुमको बताया था कि प्लेसेंटा क्या है और उनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, 5 हार्मोन रिलीज होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और मैंने वो बताया भी था कि बुक के कौन से पेज में तुमको आंसर मिलेगा। अब उसमें से एक हार्मोन लिखा हुआ था, कौन सा, वही हार्मोन अब हम अगले बी में भरने वाले हैं। ठीक है, चलो वो डिस्कस करने के पहले वापस यहाँ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, जेस्टेशन पीरियड मतलब वो डिलीवरी पीरियड है ना, डिलीवरी नहीं बोल सकते, प्रेगनेंसी पीरियड जो 9 मंथ्स का रहता है। तो जेस्टेशन कंप्लीट हुआ, बेबी डेवलप हुआ, उसने बोला ओके आई एम डन फुल्ली डेवलप, अब मुझे क्या करना है, बाहर निकलना है। तो वो खुद सिग्नल देता है किसको, मदर को, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि याद करो मदर और मतलब मम्मी और बच्चे के बीच में कौन सी लेयर रहती है, प्लेसेंटा, जो क्या कर रहा है, याद करो ये प्लेसेंटा में पढ़ा था कि काम की चीजें ले रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे रहा है और साथ में ये सिग्नल भी भेज रहा है मेरे को बाहर निकलना है। अच्छा अब क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल बाहर गया तो उन्होंने बी पूछा है ना, तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्ट होगा कि फीटस ने बोला मुझे बाहर निकलना है, सिग्नल भेजे गए, कौन से सिग्नल भेजे गए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के। जैसे ही ये रिफ्लेक्स रिसीव हुआ, किसके थ्रू रिसीव हुआ, प्लेसेंटा और यूट्राइन मेम्ब्रेन के थ्रू रिसीव हुआ, तो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। ठीक, जैसे ही ऑक्सीटोसिन अब क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मतलब खुद बेबी, सबसे पहले तो याद रखो वापस नॉर्मल में जब बेबी का मतलब बेबी खुद ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होने वाला होता है, उसके पहले आखिरी के कुछ
समय के पहले, है ना, पार्चुरेशन के पहले खुद बेबी पूरा राउंड करके, जो नॉर्मल में हेड अप रहता है और लेग्स नीचे की पोजीशन में रहते हैं, पूरा खुद रोटेट होता है, और जब रोटेट हो जाता है तो बोलता है अब मेरे को बाहर निकलना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा मैम पर कुछ लोग उल्टे भी तो पैदा होते हैं, मतलब पैर पहले आते हैं और सर, हाँ, तो ये वो उनका प्रॉब्लम है कि वो पूरे रोटेट नहीं हो पाते, ठीक। पर नॉर्मल में, जो नॉर्मल डिलीवरीज में क्या होता है, सबसे पहले सर ही बाहर आता है, क्योंकि वो खुद बेबी पूरा रोटेट हो जाता है 180 डिग्री से, ठीक। फिर वो क्या बोलता है, अब मेरे को बाहर निकलना है, तो सबसे पहली स्टेप वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। सिग्नल गए तो अब ये सिग्नल रिसीव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स रिसीव हुए। जैसे रिजेक्शन रिफ्लेक्स रिसीव हुए, कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। वापस कहानी सारी कहां हो रही, हार्मोन खेल कहां चल रहा है, ब्लड में ही चल रहा है। हार्मोन गया, उसने यूट्रस के जो वॉल है उसके ऊपर बोला क्या, चलो कॉन्ट्रैक्शन करे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बेबी बाहर ही आएगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस वजह से और ऑक्सीटोसिन निकलने लगा। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ऑक्सीटोसिन के साथ साथ रिलीज होता है एक और हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या करता है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। बाकी मसल्स रिलैक्स हो गई और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। और आखिरी में क्या होगा, बट ऑब्वियस, एक्सपर्शन ऑफ द बेबी आउट थ्रू बर्थ कैनाल। याद रहेगा। तो यहाँ पे एक और तुम हार्मोन लिख लो जो अनफॉर्चुनेटली इस वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर वापस आ सकता है। कौन सा, रिलैक्सिन। क्या करता है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है, किस फॉर्म में आ सकता है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आ सकता है। तो ये वाला भले 3 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, क्योंकि पॉइंट्स है ना, मार्क्स है उससे, 3 मार्क्स के हैं तो आ सकता है। या फिर इसी को वो सीक्वेंस अरेंज कर दे और उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दे। याद रखो 16 क्वेश्चन है तुमको इस बार जो एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, तो अलग अलग सीक्वेंस कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी, अरेंजमेंट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। The events of the menstrual cycle are represented below। ठीक है, अपन देख लो भैया इवेंट्स क्या है। सबसे पहले है menstruation यानी कि ब्लीडिंग। तो menstrual cycle अगर 30 डेज की है या 28 डेज की है, कहानी शुरू कहाँ से होगी, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से या फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से। वहां से हम पहला दिन काउंट करेंगे। 5 दिन एवरेज ऑन एवरेज एक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल ह्यूमन फीमेल की चलती है, तो इसलिए 1 to 5th डे लिखा है। वापस फीमेल टू फीमेल चेंज कर होता है, कुछ लोगों की 3 डेज चलती है, कुछ लोगों की 15 डेज भी चलती है। अगेन डिपेंड फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। एक नॉर्मल एवरेज हेल्दी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलती है, 5 दिन। ठीक है, तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से। 5 दिन चली तो सबसे पहला वाला फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें क्या होता है याद करो, जो पहले की एंडोमेट्रियम की लेयर जमी हुई है वो टूट टूट के क्या आएगी, बाहर आएगी। ठीक है, जैसे ही वो लेयर खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, मेंस्ट्रुएशन फेज ओवर। अब कौन से फेज में कहानी शिफ्ट होगी, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज वापस फॉलिक्यूल है, फॉलिक्यूल है, या इसका मतलब पक्का एफएसएच का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब तुम समझ रहे हो, पक्का एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच निकला, ब्लड में आया, घूमते घूमते ओवरी के पास पहुंचा, बोला चलो स्टिमुलेट करो फॉलिकल को। तो वही प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यहां तक हो गए क्या, 15 दिन हो गए। देखो तो लिखा है 6 to 15th डे हो गए, 10 से 15 दिन हो गए पूरे। ठीक है, अब आया 15 डे। अगर 30 डेज की साइकिल है तो मिड डे, अगर 20 जैसे 28 डेज की साइकिल मान के चल रहे हैं तो मिड डे, एकदम मिड वाले डे में क्या आएगा, इस वाली जगह पे जो मेंशन नहीं है। हमको पता है उन्होंने सिर्फ स्टडी करने के लिए बोला है, हम तो और एक्स्ट्रा चीजें रिवाइज करते चल रहे हैं। ठीक है भैया, हो गए यहाँ के पूरे आधे आधे दिन। अब क्या हुआ, जो करेक्ट 15th और 16th डे है, क्या होगा यहाँ पे, एफएसएच निकलना बंद, अब निकलेगा एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उस चक्कर में क्या होगा, ओव्यूलेशन, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज आउट हो जाएगा, एक ओवम, जो वापस फिम्ब्रिये से कैच होगा, इनफंडिबुलम से ट्रैवल करते करते कहां वेट करेगा, एम्पुलरी रीजन में वेट करेगा। ठीक, अच्छा अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, पहले तो नहीं हुआ करेंगे, फिर हो गया। अच्छा पहले उसके पहले अब ये जो खाली बचा है डब्बा, डब्बा तो नहीं है, सेल, अभी ये जो खाली फॉलिकल बचा है,
तो इस एम्प्टी रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल को अब हम क्या बोलेंगे, नाम चेंज, कॉर्पस ल्यूटियम। यहां से कहानी कौन सी स्टार्ट होगी, ल्यूटियल फेस। क्यों, क्योंकि यहां से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, जो एंडोमेट्रियम की लेयर जो मेंटेन करने का काम करेगा। साथ में मतलब अब उसको लग रहा है ना कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो शायद वो ट्रैवल कर करके पूरा एम्ब्रियो फॉर्म होकर एंडोमेट्रियम में आएगा, इसलिए एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन किया जा सकता है। पर जैसे ही एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन हुई नहीं, तो पता चल गया अरे प्रोजेस्टेरॉन तो निकालने की जरूरत नहीं, प्रोजेस्टेरॉन बंद, और जो एंडोमेट्रियम की लेयर इतने टाइम से वापस जमी पड़ी है, उस फॉलिकुलर स्टेज में जो जम भी रही थी साइमल्टेनियसली, साथ साथ में जमती जा रही थी, वो क्या होने लगेगी, वापस श्रेड होने लगेगी, और कहानी वापस कहाँ जाएगी, मेंस्ट्रुएशन पे। ठीक, अब देखो एक ही लाइन पूछा है, हमने सारा डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है आंसर करो फॉलोइंग क्वेश्चंस को। स्टेट द लेवल ऑफ FSH, LH एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंपली बाय मेंशनिंग हाई और लो अराउंड 13th एंड 14th डे। तुम्हें तीनों का लेवल बताना है अलग अलग इन दिनों पे, सिर्फ हाई रहेगा, लो रहेगा, क्या रहेगा। अगर याद करो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, पता है कहाँ पे, तुम्हारे बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का चार्ट, बता ही देती हूँ मैं। बुक ओपन करो, बुक का जो पेज नंबर, आ जाओ, ओके, पेज नंबर 50 पे आओ। ये वाला एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एग्जैक्टली ग्राफ के फॉर्म में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 50। ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, कभी कभी इस ग्राफ के छोटे छोटे 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा दे दिया जाएगा तुमको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे इस बार के सैंपल पेपर में भी किया है, और पिछले बार के सहोदय में भी था, और उसके पिछले बार तो बोर्ड में ही था। ठीक, तो ये इस वाले पेज की, ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये वाला आंसर तुम इस ग्राफ से देख सकते हो। ठीक है, वापस है तुम्हारे बुक में, ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन है। तो पूछ रहे बताओ FSH, LH और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, हायर लो अराउंड 13th एंड 14th डे। तो 13th एंड 14th डे क्या है, उसके बाद एंड 21st टू 23rd डे, मतलब 21st टू 23rd डे इस तरफ। तो देख लेते हैं आंसर, 13th टू 14th डे एंड 21st टू 23rd डे। तो FSH बट ऑब्वियस लो रहेगा, क्योंकि मिड डे आ रहा है। अगर मैं 28 डेज की देखो वापस, अगर तुम 28 डेज की साइकिल मान के चल रहे हो, तो 14th डे तुम्हारा ओव्यूलेशन डे है, इस वाले दिन LH बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके पहले जो 13th और 14th डे है, तो FSH की क्वांटिटी कम होते जाएगी, LH इंक्रीज होता जाएगा। 14th डे के बाद मतलब 15 और 16 डे वापस तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और 14th डे ओव्यूलेशन हुआ, साथ में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। तो वही लिखा है उन्होंने, FSH लो रहेगा, LH हाई रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन लो हाई, मतलब पहले तो लो रहेगा 13th 14th डे, भैया कॉर्पस ल्यूटियम है ही नहीं, निकलेगा कहां से, ठीक है, बहुत लो रहेगा। पर एंड में उसका लेवल क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि बॉडी तो ये मान के चल रही है ना कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो भैया एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करना है, इसलिए उसका लेवल हाई रहेगा। वापस कौन निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी के सेप पार्ट पे। इन विच ऑफ द अबव मेंशन फेज डज एग ट्रैवल टू फेलोपियन ट्यूब, कौन से इसमें एग ट्रैवल करेगा फेलोपियन ट्यूब पे। तो 14th डे तो ओव्यूलेशन हो गया, ठीक, अब फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद वहां पे 2-3 दिन वेट किया, अब जब तक वापस कहानी आ रही है एंटर होके, तो कहां आ गई हमारी, एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज में। बट ऑब्वियस ऐसा बोल सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बोल सकते हो, फॉलिकुलर फेज या तो खत्म हो गई, तब ओवम रिलीज हुआ और ट्रैवल किया फेलोपियन ट्यूब में, या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका स्टार्टिंग ऑफ लूटियल फेज, ऐसा भी बोलोगे तो भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आंसर दिया जा सकता है, या तो बोलो ऐसा एंड ऑफ फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ लूटियल फेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, Why there is no menstruation after fertilization? फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होता? क्योंकि याद करो, मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन अगर रिलीज होना बंद हो गया तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूस अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होना है, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होना है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होना है, यानी कॉर्पस लूटियम और प्लासेंटा, प्लासेंटा बोलोगे मैम कहाँ से है,
कब कंटिन्यूस चाहिए एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन करनी। क्यों मेंटेन करनी? क्योंकि वहां पे क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन हो चुका है यानी कि याद करो, इम्प्लांटेशन कौन से वाले स्टेज से होता है, ब्लास्टोसिस्ट से होता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। वही क्या बनाती है, प्लासेंटा बनाती है। तो बाद में जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो, क्योंकि एक टाइम है ना, एक टाइम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है जो प्लासेंटा में कन्वर्ट होगा वो खुद रिलीज करने लगेगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और उस वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो फिर क्या एंडोमेट्रियम की लेयर निकलेगी? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का काम ही एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करना, तो वो नहीं होगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मतलब जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, देखो इनिशियल स्टेजेस मतलब इनिशियल 14th डे तक, जब तक 7 डे तक, 14 में नहीं 7 डे तक जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कौन मेंटेन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उससे प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है और उससे एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन हो रही है। जैसे एक बार ब्लास्टोसिस्ट बना और इम्प्लांटेशन हो गया, उसकी ट्रोफोब्लास्ट ने प्लासेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। अब वो भी थोड़े कुछ टाइम के लिए साइमल्टेनियसली कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्लासेंटा है वो भी रिलीज कर रहा है। पर एक टाइम आएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और यहाँ प्लासेंटा का फॉर्मेशन होने लगेगा जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन करने लगा। अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन हो रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहेगी, तो मेंस्ट्रुएशन हो गया क्या? नहीं हो गया। यही पूछा है उन्होंने कि बताओ मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन के बाद? क्योंकि वापस वही कहानी, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज है, बेबी हाई है। देख लो, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी। Upon fertilization, due to high level of progesterone secreted by persisting corpus luteum, जितना भी बचा हुआ corpus luteum है and placenta, ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन कौन निकलता है, दो जन निकालते हैं। इनिशियल स्टेज में तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, पर एक बार इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद, एक बार ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया, उसकी जो बाहर की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या बनाने लगेगी, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा खुद रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, बोलेगा मैं खुद मेंटेन करता हूं एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक। इसीलिए एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ गया वो ग्राफ जिस ग्राफ के बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने चांद सितारे बनाने उस पर्टिकुलर पेज पे बना दो। देख लेते हैं, रीड द ग्राफ गिवन बिलो, correlate the ovarian event takes place in the human female according to the level of the pituitary hormone during the following days। तो उन्होंने पूछा है कि ओवेरियन इवेंट्स को मार्क करो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, और फिर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज हुए ये भी बताओ। चलो अपन आगे के क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ते, यहीं देख लेते हैं। हमें पता है ओव्यूलेशन होता है तब LH सबसे ज्यादा होता है, देख लो, हाँ LH ये वाली लाइन है, LH की सबसे ज्यादा होता है, FSH कम होता है। उसके पहले FSH ज्यादा होता है क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, और बाद में वापस LH कम होने लगेगा, FSH बढ़ने लगेगा। बहुत बढ़िया। ओवुलेशन के पहले हम बोलते हैं उसको फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन के बाद में स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज। और स्टार्ट कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे को हम फर्स्ट डे ऑफ पूरा साइकिल काउंट करते हैं। 28 डेज की अगर साइकिल है तो 14th डे करेक्ट क्या होगा, ओवुलेशन होगा, और फर्स्ट के 5 डेज मेंसेस रहेंगे, ठीक। चलो अब वो पूछ रहे हैं हार्मोन का लेवल बताओ 10th to 14th डे, तो 10th to 14th डे, बट ऑब्वियस क्या रहेगा, गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि वापस ये पूरा 10 to 14 डे क्या हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। मैच्योर करने का काम किसका है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से। बट एंटीरियर पिट्यूटरी से किसके इंस्ट्रक्शन पे रिलीज हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस निकाल रहा है। हुआ क्लियर। चलो उसके बाद पर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पिट्यूटरी से रिलेटेड पूछा है, तो वापस बहुत जगह अभी क्वेश्चन नंबर 1 में FSH की जगह पे क्या लिखा हुआ मिलेगा तुमको, GSH, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। चलो अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। 14th to 15th डे कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा रहेगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो वही लिखा है LH पीक पे रहेगा, FSH डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं 16 to 23rd डेज, मतलब उसके बाद, तो उसके बाद LH ही ज्यादा रहेगा, FSH कम रहेगा, पर फिर बाद में 25 to 29 डे वापस FSH बढ़ने लगेगा, LH कम हो जाएगा। तो देख लेते हैं FSH एंड LH लेवल डिक्रीज, FSH
रिमेन लो, पहले लो रहेगा और फिर FSH ग्रेजुअली इंक्रीज इसलिए होने लगेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ये निकलना बंद, क्योंकि हो गया ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन नहीं करवाना है, ओवुलेशन नहीं कराना है मतलब FSH नहीं निकलवाना है। हुआ क्लियर इतना? तो ये सब क्या था? ये था एक का फोर्थ पार्ट। देख लो, अच्छा यहाँ पे दिया भी है, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। अच्छा अगर लिखा हो तो इफ द ओवम इज फर्टिलाइज, तो भैया इस वाले दिनों में FSH को टाटा बाय बाय, अब सिर्फ क्या निकलेगा तुम्हारा LH ही निकलता रहेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही निकलता रहेगा। वापस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का भी ज्यादा करेक्ट है बोलना प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा, पर हमें कहानी पूरी पिट्यूटरी से रिलेटेड पूछी इसलिए अपन ने ऐसा बता दिया, ठीक। चलो इसी के बी पार्ट पे मूव करते हैं। व्हाट आर द यूट्राइन इवेंट दैट फॉलो बियॉन्ड 29 डे इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब बताओ, साइकिल खत्म होने वाली, तो साइकिल शुरू कहां से होती? मेंसेस से। अब उन्होंने बोला कि इज नॉट फर्टिलाइज, नहीं होगा फर्टिलाइज, तो एंडोमेट्रियम लेयर बाहर थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड। अच्छा अगर बताओ इट फर्टिलाइज हुई तो नो मेंसेस, 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक कोई मेंसेस नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन होने वाली। कौन मेंटेन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा, और वो प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? प्लेसेंटा, और इनिशियली जो कॉर्पस ल्यूटियम है। हुआ क्लियर? देख लेते हैं इसका आंसर। तो आफ्टर 29 डे देयर इज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो इन्वॉल्विंग डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड कास्ट ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मतलब कास्ट ऑफ का मतलब है बाहर निकाल दिया गया, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। TS of mammalian testes revealing seminiferous tubule show different types of cell, ठीक है, ये तुम देख चुके हो। अब बोलोगे मैम कहाँ देख चुके हैं? अरे प्रैक्टिकल की स्पॉटिंग में एक स्पॉट तुमने स्कूल में देखा ही होगा, स्लाइड, परमानेंट स्लाइड में TS of testes दिखाया गया था, जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, इंटरस्टिशियल सेल भी दिख रहे थे, सर्टोली सेल भी दिख रहे थे, स्पर्मेटोगोनियम भी दिख रहा था, अलग अलग प्रोसेस हो रही थी। कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहे थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहे थे, स्पर्मेटिड भी दिख रहा था, और बीच बीच में एकदम सेंटर में स्पर्मेटोजोआ भी दिख रहे थे, यानी कि स्पर्म्स, ठीक है। हमने इतना सारा सब बोल दिया, आगे देख लेते हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के 2 टाइप के सेल्स पूछे गए हैं, तो कौन कौन से सेल्स हैं? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल, और दूसरा सर्टोली सेल। याद करो, इन्हीं दोनों पे किसका एक्शन होता है? FSH या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या उसी का दूसरा नाम GSH, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली क्या करवाते हैं कि चलो स्टार्ट करो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। चलो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। नेम ऑफ सेल्स स्कैटर्ड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड लाइंग बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ऐसे सेल जो बीच में है, इंटरस्टिशियम में रह रहे हैं, तो नाम क्या बोलेंगे उनका? इंटरस्टिशियल सेल। उसी का दूसरा नाम लीडिक सेल। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टिकुलर हार्मोन। दूसरा नाम एंड्रोजन, एक और नाम टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना। याद आया? चलो देख लेते हैं कि कौन सा, तो लीडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ठीक। आगे आते हैं थर्ड पार्ट उसका। डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अपन को डिफरेंशिएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो वापस, स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। याद करो, स्पर्मेटोगोनियम यानी कि स्पर्म मदर सेल, बट ऑब्वियस पहला माइटोसिस होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर मियोसिस होगा, फिर आगे आगे कहानी जब बढ़ती जाएगी तो होगा ये कि उसी का डिवीजन होगा। वो स्पर्मेटोगोनियम वो वही सेल है जो 2n की n बनाने वाली है, ठीक है। ये इन जनरल बोला जा रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऐसा बोलेंगे, ठीक है। चलो सर्टोली सेल क्या कर रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, नरिश जर्म सेल। लीडिक सेल, ये इंटरस्टिशियल क्या सेल क्या कर रही है? अभी तो बोला हार्मोन रिलीज कर रही है। अच्छा, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन एंड्रोजन। उसका दूसरा नाम अभी पूछा टेस्टोस्टेरोन, एक और नाम टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट आर द वेरियस मेल एसेसरी ग्लैंड, गिव देयर फंक्शन। स्टार मार्क कर लो, इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, पिछले साल के टर्म 1 के बोर्ड में MCQ के फॉर्म में आया था, तो इंपॉर्टेंट तो है भैया। तो भैया पहले ये बताओ कितने मेल एसेसरी ग्लैंड है? 3। कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों का काम क्या है? ये सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं, जिसमें होता है फ्रक्टोज,
फिर कुछ एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं स्पर्म को सर्वाइव करने में, नरिश करने में, और साथ में ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं ताकि एकदम सक्सेसफुली जो स्पर्म है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। याद आया तो वही पूछा है उन्होंने, तो देख लेते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर सेमानल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. These glands secrete seminal plasma rich in fructose, calcium and certain enzymes. Secretion of bulbourethral gland help in lubrication of the penis. हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद डायग्राम. आ गया वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन. तो वापस अब बोलोगे मैम इसमें डायग्राम कौन सा बनाएंगे? आ गया ना वही क्वेश्चन. मैंने कहा था ये ग्राफ या तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, या तो इसका देखो, इसकी थोड़ी देर पहले जो एक क्वेश्चन देखा था उसमें सिर्फ इतना पार्ट काट के दे दिया था उन्होंने. अभी जो बोर्ड में आया था उसमें मतलब सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है उन्होंने यहां से लेके यहां तक का कट करके दे दिया था, पर ये बीच वाला जो चीज है उसको गायब कर दी थी एडिट करके. सिर्फ ये 2 ग्राफ दे दिए थे और बोले आप बताओ इसके ऊपर क्वेश्चंस. तो वापस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो वापस देख लेते हैं. उन्होंने पूछा है कि पूरा एक्सप्लेन करो. तो हमें पता है 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहले कौन कौन से फेजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस अगर मैं एक साइकिल बोलूं कि चलो 28 डेज की है, तो हम स्टार्ट कहां से मानेंगे? फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से. तो पहले 5 दिन तो कौन से रहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज. उसके बाद क्या आएगा? अगर मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम लेयर बाहर हो चुकी है तो अब नया फॉलिकल डेवलपमेंट लगेगा. तो फॉलिकुलर फेज जो चलेगी कितनी? 15 दिन चलेगी, ठीक है. मतलब टेक्निकली 14 दिन चलेगी, ठीक है. उसके बाद 15th डे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा. उसके बाद की फेज को क्या बोलेंगे हम? सेक्रेटरी फेज, या फिर सॉरी ज्यादा करेक्ट है बोलना ल्यूटियल फेज. ये देखो यहाँ पे ल्यूटियल फेज, ठीक. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, अच्छा रिटर्न पार्ट में बाद में पढ़ूंगी, पहले ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया जाए. इतना सुंदर ग्राफ है. देखो जरा कहानी वापस कहां से शुरू हुई? हाइपोथैलेमस से शुरू हुई. किसके पास पहुंची? इंफॉर्मेशन जीएनआरएच के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंची. एंटीरियर पिट्यूटरी ने बोला कि ओके मेंस्ट्रुएशन हो चुका है, एंडोमेट्रियम लेयर बाहर हो चुकी है, 1 to 5 डेज हो गए हैं, मेंसेस हो गए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? नए फॉलिकल का मैच्योरेशन कराना पड़ेगा. फॉलिकल का मैच्योरेशन कराना है यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा. तो कौन सा हार्मोन निकालना पड़ेगा? FSH. FSH रिलीज हुआ. जैसे ही रिलीज हुआ तो उस वजह से क्या होने लगा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल में थोड़ा कैविटी बनने लगी जिसको एंट्रम बोलने लगे. उसी के अंदर हमारा ओवम भी है. और कहानी आ गई कहाँ? मैच्योर फॉलिकल तक. ये पूरा चीज चल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज. कहानी आ गई 14th डे तक. 14th डे जो मिड डे है उस दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन के टाइम पर ओव्यूलेशन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? LH. वापस किससे रिलीज हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ. उसने क्या करवाया? ओव्यूलेशन करवाया. जैसे ओव्यूलेशन कराया तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का नाम चेंज हो गया और बन गया कॉर्पस ल्यूटियम. ओवम तो रिलीज हो गया, फिम्ब्रिए से कैच हो गया, इनफंडिबुलम से जाके एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है, और जाके एम्पुलर रीजन में वेट कर रहा है, ठीक. अच्छा, उसके बाद तब उस पर्टिकुलर टाइम तक ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि धीरे धीरे वापस एंडोमेट्रियम की लेयर बनना स्टार्ट हो गई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई. अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना तो उसने क्या कौन सा हार्मोन निकाला? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाला. यहां से कहानी शिफ्ट हो गई. उसको बोलने लगे हम सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, ठीक. अब ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ. प्रोजेस्टेरोन ने बोला और एंडोमेट्रियम की लेयर को जमाओ भैया, मेंटेन करना है अपन को. क्या पता इस बार क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए. तो एंडोमेट्रियम लेयर बहुत अच्छी होनी चाहिए. और इम्प्लांटेशन के बारे में सोचते हुए प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम से उसका लेवल हाई हो गया. और ये देखो वापस एक थिक लेयर बन गई एंडोमेट्रियम की, ठीक. पर ओ नो, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो इम्प्लांटेशन तो हुआ नहीं. तो बस पता चल गया, क्योंकि अब एक टाइम आएगा जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म. जैसे ही कॉर्पस, क्योंकि देखो इसी टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, समझो बात को, इसी टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम तो खत्म हो जाता है, पर कौन फॉर्म हो जाता है? प्लासेंटा फॉर्म हो जाता है. जो क्या रिलीज करने लगता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगता है. तो एंडोमेट्रियम की लेयर बनी हुई रहती है, बाहर निकल के नहीं आती, ठीक. अब सिंस प्लासेंटा तो बना नहीं जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो गया? खत्म हो गया. तो प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद. जिस सेकेंड प्रोजेस्टेरोन निकालना बंद, जो इतनी एंडोमेट्रियम की लेयर जमा थी वो भी
बाहर आ गई कहानी कहाँ पे, वापस डे 1 पे, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में कहानी शिफ्ट हो गई। यही पूछा है उन्होंने। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, बीच में एक दिन ओवुलेशन का आएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से। द फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days इन ह्यूमन फीमेल एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कास्ट ऑफ एंड स्लोली पास्ड आउट फ्रॉम वजाइना एज अ मिक्सचर ऑफ ब्लड। उसके बाद अब नया प्रोलिफरेशन कराना, नया फॉलिकल का फॉर्मेशन कराना है। तो दूसरे स्टेज का नाम क्या है, proliferative phase or follicular phase. It lasts for 11 days between 6 to 16 the day of the cycle. During this phase one ovarian follicle is changed into graphene follicle. याद रखो फीमेल्स में मैच्योरेशन होता है, स्क्रैच से कहानी मेल्स में स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एकदम स्क्रैच से कहानी शुरू करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ मैच्योरेशन होता है। ठीक, ये हुई पहली चीज। एक और चीज, हर मंथ ऑल्टरनेटिव एक ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ठीक, तो ओवेरियन फॉलिकल का क्या हुआ, चेंज होने लगा और वो ग्राफिन फॉलिकल में बनने लगा। साथ साथ में एंडोमेट्रियम लेयर क्या वापस करने लगी, खुद को रीबिल्ड करने लगी। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। ठीक, ईस्ट्रोजन इंक्रीज, इट एंड्स विद ओवुलेशन। जैसे ही इंक्रीज हुआ ईस्ट्रोजन का लेवल, साथ में एलएच भी आ गया कहानी में, तो उसने बोला चलो ओवुलेशन कराते हैं। हो गया मिड डे, यानी कि 12th डे आ गया, जहां पे क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। बस ओवुलेशन खत्म, जो ग्राफिन फॉलिकल था उसका नाम चेंज, बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, रिलीज करने लगा प्रोजेस्टेरोन। अब कौन सी स्टार्ट हुई, सिंस ये सिक्रीट हो रहा है ना, इसलिए उसके इसका बाद का नाम है सिक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने काम किया था, इसलिए ल्यूटियल फेज। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, द ग्राफिन फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम, द एंडोमेट्रियम लेयर ग्रोज एंड थिकन फर्दर, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, इट एंड विद द कन्वर्जन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू कॉर्पस एल्बिकम। तो याद रखना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारी बुक में सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम तक कहानी दी हुई है। जब खत्म होने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम तो क्या बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकम बन जाता है। ठीक, और कॉर्पस एल्बिकम खत्म, जैसे ही कॉर्पस एल्बिकम ही बन गया मतलब प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई बंद। प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई बंद तो जो इतने जन्मों से एंडोमेट्रियम लेयर, जन्मों से इतने दिनों से जो एंडोमेट्रियम लेयर इंक्रीज हो रही थी, वापस बाहर मेंसेस के फॉर्म में। ठीक है, चलो हुआ क्लियर इतना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कहा था डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स होता है आते हैं, और ये तो क्वेश्चन कहीं और भी नहीं जाते, 3 मार्कर में ही आते हैं। तो स्टार बना लो, ये फिक्स क्वेश्चन है तुम्हारे 3 मार्कर सेक्शन सी का। ठीक, वापस ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में था। चलो देख लेते हैं आंसर। तो सॉरी, एक चीज याद रखो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का या किसी भी चीज का बायो में डिफरेंस पूछे, सिर्फ बायो नहीं कहीं भी डिफरेंस पूछे, प्लीज टेबल बना दिया करो। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर। चलो, तो डिफरेंस हमेशा टेबल के फॉर्म में बनाना है। स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इट ऑकर इनसाइड द टेस्टिस, बट ऑब्वियस लोकेशन तो बताओ कहाँ हो रही है। oogenesis, इट ऑकर्स इनसाइड द ओवरी। अब ये मत लिखना फीमेल्स में होता है मेल्स, इतना पता है ना, टेस्टिस मेल का पार्ट है, ओवरी फीमेल का पार्ट है, प्लीज। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑल द स्टेजेस आर कंप्लीटेड इनसाइड द टेस्टिस। oogenesis, majority occurs inside the ovary but last stage occur in oviduct। क्योंकि याद करो, अब बोलोगे मैम ओविडक्ट, वापस वही लाइन जो इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, वापस खोलो जरा, नहीं मानोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आ जाओ जरा पेज नंबर 52 पे, ऊपर की 3 लाइन याद करो, उसमें लिखा हुआ है कि मियोटिक डिवीजन ओवम का मतलब तब कंप्लीट होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, वहां वो भी कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में। तो हम बोल सकते हैं कि एक oogenesis कंप्लीट कब हुई, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। मतलब अगर सीधा सा लॉजिक ले मैन में अगर समझना है, अगर तुम 2 भाई बहन हो तो हम बोल सकते हैं कि एक फीमेल के 2 ही oogenesis कंप्लीट हुए, क्योंकि oogenesis कंप्लीट कब होती है, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है, मतलब सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, हो गया सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, सेकेंड पोलर बॉडी निकली, अब उसके बाद आगे का जाइगोट फॉर्मेशन होने लगा। ठीक, तो जितने बच्चे हैं उतना ही बस oogenesis कंप्लीट हुआ। ठीक, बाकी सब ओवम ऐसे वेस्ट। ठीक है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस की सारी स्टेजेस कहाँ कंप्लीट हो रही है, टेस्टिस में,
यहाँ पे मेजॉरिटी सब वहीं कंप्लीट हो रही, सिर्फ आखिरी वाली जो स्टेज है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, फेलोपियन ट्यूब के या फिर ओविडक्ट के भी एम्पुलरी रीजन में। देखो जरा, स्पर्मेटोगोनिया डेवलप फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां स्पर्मेटोगोनिया या oogonia डेवलप फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम ओवरलाइनिंग द ओवरी, सेम स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल, oogonia ओवम मदर सेल। आगे, ऑल स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज टू स्पर्मेटोसाइट। देखो याद करो, मैंने बताया था कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट 4 स्पर्म्स होते हैं, बट एक oogenesis का रिजल्ट 4 स्पर्म नहीं, एक ही ओवम होता है। तो जितने भी स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। पर यहाँ कहानी ऐसी नहीं है, पोलर बॉडी भी बनता है। देखो, ओनली फ्यू oogonia गिव राइज टू oocyte। क्यों? क्योंकि भैया क्या बनने वाला है, पोलर बॉडी भी बनेगी, ठीक है, साथ में कुछ तो डिग्रेड ही हो जाएंगे। आगे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय मियोसिस 1 टू गिव राइज टू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पर यहाँ तो ऐसी कहानी है ही नहीं। Primary oocyte undergo meiosis 1 to give rise to 1 secondary oocyte and 1 polar body। polar body तो वैसे भी कचरा है, हट जाएगी। अब सिर्फ क्या बचा, secondary oocyte बचा। secondary oocyte का completion कब होगा, जब fertilization होगा। तो ओवम और second polar body वापस वेस्ट हो गई, ये बना fertilization, मतलब वैसे ही इनिशिएट हुआ था, zygote का फॉर्मेशन हुआ। देख लो, secondary spermatocyte divide by meiosis 2 to give rise to 2 spermatids। secondary oocyte divides by meiosis 2 to form again ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ये तो वेस्ट, ठीक। तो रिजल्ट क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट 4 स्पर्म, बट एक oogenesis का रिजल्ट 1 ओवम। आगे, each spermatid differentiate into spermatozoa और sperm, no differentiation is required after meiosis 2। बस वहां हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, वही, ठीक है। पर यहाँ पे पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ठीक है। चलो, और फिर वो स्पर्मेटोजोआ है जो कौन लेगा, रेटिटेस्टिस लेगा, रेटिटेस्टिस से फिर जाएगा वसाई फ्रेंशिया से, फिर उसके बाद हमारा एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, याद आई कहानी। चलो, द स्पर्म फॉर्म्ड आर मोटाइल, क्योंकि भैया मूव कर पा रहे हैं ना, ठीक है। ये तो भाई एक जगह जाके वेट करेंगे। द ओवम और एग इज नॉन मोटाइल, बस उतना ही मोटाइल है कि वो कहाँ जाके देखो, मोटाइल मतलब खुद तो चल ही नहीं पा रहा, वो तो सीलिएटेड एपिथेलियम है फेलोपियन ट्यूब की, जो उस ओवम को खींच के धक्का दे देते, कहाँ पहुंचा रहा है, एम्पुलर रीजन में। नहीं तो बोलोगे मैम ओवम भी तो मोटाइल है, नहीं है। कौन, वो देखो याद करो, फिम्ब्रिए ने उसको लिया और उसके बाद जितनी भी एपिथेलियम है ओविडक्ट की, कैसी है, सीलिएटेड एपिथेलियम है। उस सीलिएटेड एपिथेलियम की वजह से वो ओवम आ जाता है और एम्पुलर रीजन में वेट करता है, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ फर्टिलाइज्ड एग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। एक्सप्लेन, वो बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइज एग है वो फ्यूचर डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है। क्यों? अरे उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके पास ये डिसाइड करने वाला फैक्टर है कि मम्मी के कौन से कैरेक्टर आने वाले, पापा के कौन से कैरेक्टर आने वाले। सेक्स क्रोमोसोम मम्मी की तरफ से तो है एक्स ही मिला, पापा की तरफ से एक्स मिला है कि वाई मिला है, हुआ क्लियर? चलो आंसर देख लेते हैं। द स्पर्म कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फादर इन द फॉर्म ऑफ 23 क्रोमोसोम, उसमें से भी क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक ऑटोसोम, और फिर एक सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द मेल सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, while the egg bear the genetic information from the mother including the female sex chromosome x, एक ही है। Thus during fertilization the fusion of the male and female gamete produce new genetic combination। देखो वेरिएशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मेकअप मिक्स हो गए, वेरिएशन क्रिएट हुआ, नया कॉम्बिनेशन बना और नया वेरिएशन क्रिएट हुआ, ठीक है। ओके, produce new genetic combination which introduce variation in the progeny. The zygote of the fertilized egg contain the genetic information which accordingly control the development of the embryo. जो जैसा जैसा जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में डेवलपमेंट होगा। हुआ इतना क्लियर? मूव करें आगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Briefly describe the stages of spermatogenesis in human. Important, वापस मैंने बोला था ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जगह पे oogenesis भी दे सकते हैं, वो भी 3 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी का फिक्स क्वेश्चन है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस या तो oogenesis। अगर इसी के जो पहला वाला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, वहां पे भी मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिक्स क्वेश्चन है 3 मार्कर में। तो भैया वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, यहाँ पे भी उस चैप्टर के बारे में बता रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं
स्पर्मेटोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ, तो वो एक अलग स्टेप हो गई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। तुम्हारी बुक में वापस पैचेस में दिया है, सजेस्ट करूंगी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्म में आंसर लिख के आना, कुछ मिस आउट नहीं होगा। अब तुम्हारा मन में डाउट आ जाएगा, मैडम अगर हम एक ग्राफ बना दे तो, या फ्लो चार्ट बना दे तो बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। वापस लेबलिंग सब सही कर देना, सारी चीजें मेंशन कर देना, कुछ खा मत जाना, भूख लगी तो खा जाओगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो बुक में एक डायग्राम है वो डायग्राम भी ड्रॉ करके आना। फिर से बोल रही हूँ, बायो में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब करो। कहीं लिखा है क्या ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम, नहीं लिखा है, पर जहां जहां जरूरत पड़े, जहां जहां तुम्हारी बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम ड्रॉन है, प्लीज ड्रॉ करके आओ। सिमिलरली अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड तो एग्जाम्पल भी लिख के आओ। वेट मत करो कि क्वेश्चन मेंशन करे। फिर से बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो 12th की ब्लूप्रिंट आती है, जिसको देख के हम लोग चेक करते हैं, उस ब्लूप्रिंट में लिखा रहेगा 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क दो, अगर डायग्राम बना हुआ है तो, विद प्रॉपर लेबलिंग। हुआ क्लियर इतना? चल, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल, जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, अंडरगो रिपीटेटिव डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म मदर सेल। अच्छा, मैंने एक स्टेप पहले के डायरेक्ट बोल दी, तो वापस पहले तो स्पर्म मदर सेल बनने के लिए भी एक स्टेप लगेगी ना, तो देखो जरा, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म मदर सेल, या फिर स्पर्मेटोगोनिया। आ गई स्पर्म मदर सेल, अब वो कहानी शो करेगी, वो करेगी मियोसिस, ठीक है। फिर उसमें सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर सेकेंडरी, पर उसमें से जो 2n का n होना है वो कहीं और होगा। देख लो, ग्रोथ फेज याद करो, स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इज नाउ कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म मदर सेल है, क्या हुआ, डिवाइड की, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस अभी नहीं हुआ, अभी मैंने मियोसिस बोल दिया था। देखो इन जनरल अगर बोला जाए कि बताओ डिवीजन के लिए 2n का n कौन बना रहा है, अगर एक नॉर्मल इंसान को पूछा जाए, वापस नॉर्मल इंसान को तो पता नहीं है, पर इन जनरल बोला जाए, अगर ऑप्शन नहीं दिए, सपोज करो तुम्हारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन आया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं दिया है ऑप्शन में, उस केस में तुम किसके ऊपर टिक लगा के आओगे, स्पर्म मदर सेल के ऊपर, ठीक है। पर अगर ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, तो मियोसिस कौन करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही करता है। उसके पहले जो स्पर्म मदर सेल है या स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, माइटोसिस करता है, सिर्फ वो सेल खा पी के मोटी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, तो उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। तो वापस सबसे पहले क्या हुआ, जो जर्म सेल है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, जिनको पता नहीं है कि वो क्या बनेंगे, डिफरेंशिएट होके डिवाइड करके क्या बन गई, स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया बन गई। वो इतनी सी थी, उसने बोला मैं खाऊंगी पीऊंगी मोटी होंगी, वॉल्यूम में इंक्रीज करूंगी, लो मोटी होगी, नाम चेंज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने बोला अब मैं इतनी बड़ी फैल गई हूं, तो चलो एक काम करते, सेल डिवीजन कर लेते हैं, उसमें से भी रिडक्शनल डिवीजन कर लेते हैं, उसमें से भी मियोसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो मियोसिस हुआ और क्या बन गया, देखो फिर आता है मैच्योरेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज हैप्लॉइड, हो गए। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट खुद भी क्या थी, 2n, पर अब उसने क्या बनाना स्टार्ट किया, n, ठीक है। वापस आ जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी ने क्या प्रोड्यूस किए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब 2n का n बन गया है। Secondary spermatocyte divide by meiosis 2 and form haploid spermatids। लो भैया, तो सॉरी 2n नहीं n, ठीक है। चलो, तो ये हुआ पहली स्टेज कंप्लीट, जो है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। अब स्पर्मेटिड से कहानी कन्वर्ट होगी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो, the formation of sperm, the transformation or differentiation of spermatid into spermatozoa or sperm is called spermiogenesis and occurs under the influence of FSH, या फिर इसी को GSH भी बोला जाता है। याद करो, अब आई बात समझ में कि ये वाली जो हार्मोन है वो स्पेसिफिकली कौन सी वाली स्टेप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो स्पर्मियोजेनेसिस का, ठीक। अब ये सब ना लिखना चाहो तो ये डायग्राम बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बस सारी चीजें लेबल कर देना, ठीक है। वापस एट प्यूबर्टी, तो साथ में हॉर्मोन्स भी डाल देना है ना। स्पर्मेटोगोनिया, पहले बताओ स्पर्मेटोगोनिया कैसी बनी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ने डिवाइड किया और बनी स्पर्मेटोगोनिया। तो देखो यहां तुमको अनडिफरेंशिएटेड वर्ड मेंशन करना पड़ेगा,
ठीक है, साथ में ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बनी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल। ठीक, स्पर्म मदर सेल ने क्या किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करके खा पी के साइज में बड़े हो गए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा वॉल्यूम इंक्रीजेस, सेल डिवाइड जरूर हो रहा है पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। नाम चेंज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखो ब्रैकेट में 2n, अभी भी क्या चल रहा है, 2n ही चल रहा है। ठीक, 2n का क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन मेंशन करना पड़ेगा। अब जो हैप्लॉइड सेट बनेगी तो उसको n बोलेंगे, या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसका और फर्दर डिवीजन होगा तो जो 2 सेल बने थे उनके और 2 हैप्लॉइड बनेंगे, जिनको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटिड बोलेंगे। यहां से लेके ये सारी चीजें हो रही हैं जो स्टेप 1 में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। यहां से लेके यहां चीजें को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में हो रही है। यहां क्या होगा, बस डिफरेंशिएशन होगा और वो बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम स्पर्म्स भी बोलते हैं। तो इतना सब कुछ जब एक्स्ट्रा कुछ लिखोगे तो इन केस टाइम कम है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इतना सारा नहीं लिखना है, तो तुम ये सब बना दो, पर प्लीज लेबलिंग मेंशन कर दो, एक्स्ट्रा लेबलिंग कर दो। फिर से उठाओ तुम्हारी पुस्तक, बुक उठाओ, उसके पेज नंबर पे आओ। अब बोलोगे मैम हम स्क्रीनशॉट ले लेके, आप बिल्कुल ले सकते हो, कौन मना कर रहा है, बस साथ में बुक में भी मार्क कर लो कौन सी जगह पे है डायग्राम। तो आओ जरा पेज नंबर 49 पे देखो, वहां पे क्रोमोसोम नंबर तक मेंशन है, ये वाला। सेम oogenesis का भी, अगर oogenesis का टाइम नहीं है, राइट अप नहीं करना है, फ्लो चार्ट में आंसर दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हो। पेज नंबर 46 पे oogenesis का भी पूरा डायग्राम ड्रॉन है, वो ड्रॉ करके आ जाना, ठीक है, पर प्रॉपर लेबलिंग के साथ, कोई भी चीज मिस मत करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, describe the hormonal control of human male reproductive system with the help of flow chart and highlight the inhibitory and stimulatory direction in it। बेसिकली जो इतने देर से डिस्कशन कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट में आंसर वाइंड अप करना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट से समझ लेते हैं। वापस कहानी कहां से शुरू होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। उसने इंस्ट्रक्शन किसके फॉर्म में दिए, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां पे ऐड किया, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से निकले 2 हार्मोन, कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी का दूसरा नाम गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने किसके ऊपर एक्शन किया, सर्टोली सेल के ऊपर। दूसरा हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने किसके ऊपर काम किया, बट ऑब्वियस इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। अब ये इंफॉर्मेशन जैसे ही होने लगी कि हाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बन रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर आ रहा है, मैनली फीचर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंंट हो रहा है, दाढ़ी मूछें आ रही हैं, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, आर्मपिट हेयर आ रहे हैं ना, थोड़ा जोश ज्यादा आ रहा है, तो ये चीज वापस इंफॉर्मेशन किसको दी गई, हाइपोथैलेमस को दी गई। वापस उसने बोला अच्छा काम शुरू हो चुका है, और निकालो GnRH और LH प्रोडक्शन। हुआ क्लियर इतना, चलो यहाँ पे आ जाओ। FSH ने किसको बोला, सर्टोली सेल। काम क्या है, नर्व सेल, जो क्या करवाएंगी, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करवाएंगी। याद करो वापस यहाँ पे ये रहा स्पर्मियोजेनेसिस। तुम्हारी बुक में ABP और इनहिबिशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कभी भी बुरी नहीं होती, लिख लो। अब इनहिबिन ने जैसे रिलीज किया तो उसको बोला जाएगा कि हाँ काम चल रहा है, क्या करो, रुक जाओ, रोक दो, थोड़ा रोक दो, अभी जरूरत नहीं है। तो सिग्नल गया वापस किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। देखो इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि करना है नहीं करना है, ये प्रोसेस स्टार्ट करनी नहीं, रुकनी है शुरू करनी है, ठीक। तो उससे क्या हुआ, जो GnRH और FSH रिलीज हो रहा था उसको बोला रोको, अब नहीं निकालना है। हुआ क्लियर इतना, चलो इसी को रिटन पार्ट में देख लेते हैं। Spermatogenesis is initiated due to an increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone from hypothalamus at the age of puberty. The increased level of GnRH act on anterior pituitary, stimulate the secretion of 2 gonadotropin hormone, luteinizing hormone, जो काम किसके ऊपर करने वाला है, luteinizing hormone, वो काम करेगा इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर, है ना, जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेगा। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो काम करेगा सर्टोली सेल के ऊपर। आगे LH एक्ट ऑन लीडिक सेल एंड स्टिमुलेट देम टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। मोर स्पेसिफिकली फैक्टर्स जो हेल्प करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करेगी, साथ में स्पर्मियोजेनेसिस में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। चलो
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, देख लेते हैं। A sperm has just fertilized a human egg in the fallopian tube। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होगा, देखो अभी आप आगे नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ ले, बोल लेते हैं ना, रिवीजन कर ही रहे। तो भैया जाइगोट बन गया, डिवीजन स्टार्ट, एक सेल का 2 सेल, 2 सेल का 4 सेल, 4 सेल का 8 सेल, ये सेल को क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टोमियर। जैसे ही कहानी 6 से लेके 18 सेल तक पहुंची, इसको क्या बोलने लगे हम, मोरूला। अब ये और डिवाइड करने लगा, और डिवाइड करके और सेल में कन्वर्ट होने लगा, 32 स्टेज आ गया, 64 स्टेज आ गया, होता जा रहा है डिवीजन। एक स्टेज आई जब ये और फर्दर मोरूला किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अब ये चीज लुढ़कते 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 कहाँ आ गई, एंडोमेट्रियम लेयर पे, यूट्रस के अंदर आ गई, और ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, उसकी मदद से इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 9 महीने बीत गए और जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट, पार्चुरेशन ऑन। ठीक, आगे आ जाते हैं। ट्रेस द इवेंट दैट द फर्टिलाइज्ड एग विल अंडरगो अप टू इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस। देख लेते हैं आंसर, जो बोला वही लिखना है। तो सबसे पहले क्लीवेज, जो डिवाइड करवाया था ना, एक सेल का 2 सेल, 2 सेल का 4 सेल, उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग lay specific mitotic division called cleavage. The zygote undergo mitotic division in the isthmus of oviduct to form daughter cell. The cell form as a result of cleavage called blastomere. कहा था ना, ये सारे cells को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। आगे ब्लास्टोसिस्ट 3 to 4 days after fertilization the morula, अब उन्होंने डायरेक्ट मोरूला बोल दिया, पर हमको पता है बुक में भी दिया है कि 6 से लेके 18 स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। Twin into large mass of cell called blastocyst, outer peripheral cell enlarge and flatten further and form trophoblast। अंदर क्या रहेगा, inner cell mass। Trophoblast cells secrete a fluid into interior and form a cavity called blastocele। The embryonic stage with blastocele is called blastula। तो पहले मोरूला बनेगा फिर ब्लास्टूला बनेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये वाली इंफॉर्मेशन। आगे, और आगे क्या खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहां तक पूछा था, सिर्फ इम्प्लांटेशन तक था। हमने तो बता दिया कि ब्लास्ट, अब देखो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ट्रोफोब्लास्ट वही लेयर है जो प्लासेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हो गया ना इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तक की कहानी थी। अब तुम चाहो तो इसको एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट, ब्लास्टोमियर का एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के पहले मोरूला का एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, फिर आखिरी में एक ब्लास्टोसिस्ट लिख सकते हो, और आखिरी वाला यहाँ पे जो है तुम्हारा ब्लास्टूला, वो एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। साथ में डायग्राम बना सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम भी है। याद रखो, अगर यहाँ पे वो सीधे सीधे पूछ रहे तो बहुत बार डायग्राम भी दे देंगे, उसका एक लेबलिंग गायब कर देंगे, पूछेंगे बताओ स्टेज में इसको क्या बोल रहे हैं, वापस बोलोगे मैम कौन सा डायग्राम, कौन सा वाला डायग्राम, कहाँ पे है वो डायग्राम, वापस आ जाओ बुक पे, ओपन करो जरा पेज नंबर 52, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन। इनफैक्ट ये वाला डायग्राम पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो पेज नंबर 53 पे है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पहले के लेक्चर्स हैं जो इनकेस मिस आउट हो चुके हैं, इनकेस कोई लेक्चर फिर से सुनना है, तो हम मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। कैसे जा सकते हो, यूट्यूब पे है हम लोग अवेलेबल, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और साथ में क्या है, ऐप भी है। तो इन तीनों जगह पे मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है ऑनलाइन फ्री क्वालिटी एजुकेशन। हम बिल्कुल ऐसे नहीं करते कि 2 चैप्टर दिखाएंगे बोलेंगे अब पे करो, मतलब नो सब्सक्रिप्शन तो चाहिए बट नो बाय नाउ ऑप्शन, या कोई ऐसा कूपन कोड, ऐसे वाली कोई बकवास नहीं। पूरा का पूरा क्या है, वॉच 100% फ्री। और मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है एजुकेशन कहाँ से, सीबीएसई के लिए पूरा किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी की तैयारी कराता है, ओलंपियाड्स की तैयारी कराता है, सीयूईटी, आईआईटी, नीट हो गया, साथ साथ में हम दूसरे बोर्ड्स की भी तैयारी कराते हैं, जैसे यूपी बिहार बोर्ड हो गया, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, और साथ में कुछ बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे जो ग्रेजुएशन के बाद देते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे हो गई आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी इत्यादि। तो ये सब जानकारी तो मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है, पर साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है मैग्नेट ब्रेन्स का, जहां पे आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, जो है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो ये सब बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब जगह पे हमको फॉलो करना है। यूट्यूब पे सारे लेक्चर सुनते रहना है, यूट्यूब पे सुनो, ऐप पे सुनो, वेबसाइट से सुनो, सब एक ही है। ठीक है, और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और जो भी डाउट हो चैट बॉक्स में लिख के दो, जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।